हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो लेबर लॉज है उनको रिफॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 3 नए जो लेबर कोड के बिल है उनको अभी रिसेंटली पास किया गया है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इन तीनों लेबर कोड्स के जो बिल है इनके बारे में पूरा जानेंगे, क्या क्या इनमें प्रपोजल्स हैं और इनकी हेल्प से जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी कंडीशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उनके लिए बदलेंगी और इन बिल्स को लेके क्या मेन कंसर्न है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 3 नए लेबर कोड बिल्स लाए गए हैं, जैसे कि पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, जिसको कि आईआर कोड बिल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 और थर्ड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आईआर कोड बिल है, जिसको कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, तो एक कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं उन सब के लिए उसको एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है। मतलब कि स्टैंडिंग ऑर्डर ये हो जाता है जिसमें बेसिकली जैसे जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस होती है या फिर जो भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन सबको उस स्टैंडिंग ऑर्डर में डाला जाता है। और इस स्टैंडिंग ऑर्डर को जो कंपनी होती है या फिर जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके द्वारा उसके वर्कर्स को वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। उसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग सर्विसेज बोलते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले जो प्रोविज़न आया था वो आया था 1946 में। एक एक्ट पास किया गया था जिसको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के नाम से जानते हैं। तो उसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि 100 से ज़्यादा या तो 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स अगर उसमें काम कर रहे हैं तो उन सब के द्वारा एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर किया जाएगा और उसके वर्कर्स को उस ऑर्डर को समझाया जाएगा, जिससे कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं उन सब की कंडीशंस को अच्छा किया जा सके। तो यहाँ पे मेन कंसर्न जो है वो स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स को लेके, मतलब जो छोटी कंपनियां जिनमें कि 300 से कम वर्कर्स काम करते हैं उन सब में बेसिकली जो वर्कर्स के राइट है उन सबको दबाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो 300 से कम वर्कर्स वाली जो कंपनीज हैं, जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सब के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब कि वो जैसे चाहें वर्कर से काम करा सकते हैं, उनके लिए कोई रूल ऑफ कंडक्ट नहीं है और एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशंस के बारे में कोई स्टेटमेंट जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग सर्विसेज में दिया जाता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो मेन कंसर्न इसको लेके यहाँ पे ये है। और इसके साथ साथ जो ये नया प्रोविज़न ऐड किया गया है इसमें बेसिकली जो 300 वर्कर्स की बात की जाती है वो, मतलब 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स की जो बात की जाती है वो बेसिकली किसी भी दिन में, मतलब कि जैसे पिछले 12 महीना के किसी भी एक दिन को अगर 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं तो उन सब इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए ये प्रोविज़न अवेलेबल होगा। और इस प्रोविज़न के बारे में एक स्टैंडिंग कमेटी भी आई थी लेबर पे, मतलब कि उसके द्वारा काफ़ी टाइम पहले सजेस्ट किया गया था कि जो ये थ्रेश होल्ड है, मतलब कि स्टार्टिंग में 1946 में था क्या ये 100 या 100 से ज़्यादा, तो इस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक तरीके से इसको बढ़ाना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ पे ये भी बोला गया था, जो स्टैंडिंग ऑर्डर का 1946 का जो ऑर्डर है उसमें बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि एज मे बी नोटिफाइड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कि जो थ्रेश होल्ड है उसको बढ़ाने के बारे में ये स्टेटमेंट वहाँ पे ये बोला गया था कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा उस थ्रेश होल्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो जो ये स्टैंडिंग कमेटी थी लेबर पे, इसके द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि इस वर्ड को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जो लेबर लॉस होते हैं उन सब में अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो वो एग्जीक्यूटिव रूट जो होता है उसके थ्रू लाना अनडिज़ायरेबल है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। और ये ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब कि कोड में खुद से ही आ जाते हैं जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वो इस्टेब्लिश होती रहती हैं। और जब ये लॉ एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद में जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सब का कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। और मेनली जैसे अगर मान लो कोई भी छोटी कंपनीज जो हैं उन सब में अगर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं लाया जाता है, मतलब कि जो 300 से कम वाले वर्कर्स वाली कंपनीज जो हैं या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सब में अगर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं लाया जाता है तो मतलब उनके लिए बेसिकली उनका जो एम्प्लॉयर है उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है
किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना या फिर फायर करना, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फ्लेक्सिबल सिचुएशन बन जाती है, और जिसकी हेल्प से जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ये बेसिकली बोला जाता है इस आईआर कोड बिल में। अब इसको लेके मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा ही कुछ फ्लेक्सिबल है। मतलब कि वो जो एम्प्लॉयर है वो खुद की मर्जी से जब चाहे जिसको हटा सकता है, जब चाहे जिसको लगा सकता है। और अगर मान लो किसी पे कोई भी मिसकंडक्ट का अगर चार्ज भी लगा है तो भी उसको हटा सकता है। मतलब बेसिकली जैसे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नाम की कुछ चीज़ जो होती है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे खदेड़ के रख दिया गया है। ये यहाँ पे मेन कंसर्न इसके द्वारा बताई गई है। और इस सब के अलावा एक नया प्रोविज़न और ऐड किया गया था इस आईआर कोड बिल में, वो है लीगल स्ट्राइक को लेके। इसमें बेसिकली जैसे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो होती है, मतलब कि जैसे जब लीगल स्ट्राइक लगाई जाती है तो ऐसी सिचुएशन जो ट्रिब्यूनल होते हैं या फिर जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो होते हैं, मतलब कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सारे सॉल्व होते हैं, उन सब में अगर कोई टाइम लगता है तो उस पीरियड को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो नई कंडीशन लगाई गई लीगल स्ट्राइक के लिए वो ये बोला गया है कि कोई भी किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी एम्प्लॉई बिना 60 डेज का नोटिस दिए लीगल स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। और अगर जो ये नेशनल ट्रिब्यूनल में, मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल्स वगैरह में प्रोसीडिंग हो रही हैं, उनमें भी अगर कोई मतलब पेंडेंसी होती है, अगर डिले होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जब इन प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन निकल के आता है तो उसके 60 डेज के आफ्टर तक जो कोई भी पर्सन है, कोई भी एम्प्लॉई जो है किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का, वो लीगल स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। तो मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंडीशन जो है लीगल स्ट्राइक की, उसको 60 डेज का नोटिस किया गया है। मतलब कि किसी भी लीगल स्ट्राइक पे जाने से पहले 60 डेज का नोटिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मेन कंसर्न इसी को लेके है कि जैसे कोई भी लीगल स्ट्राइक जो है उसकी लीगल परमिसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इसका जो टाइम फ्रेम है उसको काफ़ी ज़्यादा एलोंगेट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो उनके लिए जो लीगल स्ट्राइक है उस पर जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, वो पीयूएस में, मतलब कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उन सब में अगर वो एम्प्लॉई है, उन सब में वो काम करता है, तो वो बेसिकली जो 6 वीक का नोटिस दिए बिना 6 वीक पहले अगर नोटिस नहीं देता है तो वो लीगल स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। और अगर वो प्रोसीडिंग्स की बात होती है जैसे ट्रिब्यूनल और जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, उन सब में 14 डेज का नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है। ये अभी जो सिचुएशन है ये बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए है, सभी के लिए नहीं है। और अभी जो ये 2020 का आईआर कोड बिल है, इसमें बेसिकली ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए स्ट्राइक के बारे में बात की जाती है, इसको बढ़ाकर जितनी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है ये सब के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रपोजल और डाला गया था कि जो री स्किलिंग फंड है, जो बेसिकली जैसे रीट्रेंच्ड वर्कर्स जो होते हैं, मतलब कि अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं उन सब के लिए, या फिर मतलब बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो स्किल जो होती है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए एक री स्किलिंग फंड जो है उसको प्रपोज किया गया था यहाँ पे कि उसको सेटअप किया जाए, जिसमें कि जो फंड होगा वो बेसिकली कुछ तो अदर सोर्सेज से आ सकता है और कुछ जो है वो जो एम्प्लॉयर जो होगा उसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो लास्ट 15 दिन का जो विदड्रॉन होता है उसके अमाउंट के इक्वल में। ओके। तो अब यहाँ पे मेन कंसर्न ये है बेसिकली जो ये अदर सोर्सेज जो डाला गया है, मतलब अदर सोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे अभी जो रीस्किलिंग फंड जो है इसके लिए अगर कोई पैसा आएगा तो वो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा और वापस से उनकी स्किल को अच्छे से बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे जो अदर सोर्सेज जो डाला गया है मतलब काफ़ी आर्बिट्री टर्म्स तरीके से डाला गया है, जिसको कि काफ़ी वेग तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो इस वजह से मेनली इसकी यहाँ पे ये कंसर्न होती है। और जो ये आईआर कोड बिल है इसके अलावा एक बिल और पास किया गया था जिसको कि सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे प्रपोजल्स वैसे तो दिए गए थे, बट जो मेन प्रपोजल यहाँ पे बोला गया था वो एनएसएसबी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोला गया था। इसको प्रपोज किया गया जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है, और जिसका काम बेसिकली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए रिकमेंडेशन करना होगा कि जैसे जो भी वर्कर्स हैं, मतलब कि कई सारे जो सेक्टर्स होते हैं जैसे अनऑर्गेनाइज वर्कर हो गए या फिर गिग वर्कर मतलब बेसिकली जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, वो सारे वर्कर्स के लिए
जो भी सूटेबल स्कीम्स हैं उन सबको फॉर्मुलेट करने के बारे में जो रिकमेंडेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो दी जाएगी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पे जो ये कोड बिल था सोशल सिक्योरिटी का, इसमें ये भी बोला गया कि जो एग्रीगेटर्स हैं, मतलब जिनके द्वारा ये सारे गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, इन सारे एग्रीगेटर्स के द्वारा इनका जो एनुअल टर्नओवर होगा, मतलब कि एक साल में जो टोटल टर्नओवर जो होगा उसका 1 से 2% जो है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, किया जाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली। और जो ये कंट्रीब्यूशन 1 से 2% का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये बेसिकली 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब किस 5% से 5% जो टोटल अमाउंट, जैसे गिग वर्कर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं, उन सब के लिए जो टोटल अमाउंट दी जा रही है, जो भी पैसे उनके लिए दिए जा रहे हैं, उसके 5% से कम होना चाहिए ये 1 से 2% का जो कंट्रीब्यूशन है ये। और इसके अलावा एक प्रपोजल और डाला गया था जर्नी अलाउंस का, मतलब कि जैसे मान लो कोई भी एम्प्लॉयर जो है उसके द्वारा अगर कोई एम्प्लॉई हायर किया गया, कोई वर्कर हायर किया गया किसी दूसरे स्टेट का या किसी दूसरी जगह का, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उसके आने जाने की जो जर्नी है उसके लिए अलाउंस, और उसके मतलब कि जो उसका नेटिव प्लेस है वहाँ पे जाने के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आने जाने के लिए, तो उसका जो अलाउंस है वो दिया जाएगा इस जर्नी अलाउंस के द्वारा। और इसको इस्टेब्लिश करने का प्रपोजल इस बिल में लाया गया था। बट यहाँ पे जो ये जर्नी अलाउंस है, इसका प्रपोजल जो है वो बेसिकली जैसे मान लो कोई भी वर्कर्स जो दूर के हैं उनके लिए ही अलाउ किया गया है। जैसे कि अगर जो वर्क साइट है उसके पास में ही अगर कोई वर्कर्स रहते हैं तो उन सब के लिए इस प्रपोजल को कम्प्लीटली ड्रॉप किया गया है। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी रिसेंटली लेबर रिफॉर्म्स को लेके 3 बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए उनके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.